नमस्ते। आज मैं इस वीडियो में फिर से बंधन बैंक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जो बंधन बैंक में ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों से अगर इन्वेस्टेड है तो उनके मन में ये सवाल डेफिनेटली आया होगा कि क्या यहाँ से ये शेयर प्राइस और टूट सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में उसने ऑलरेडी काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्म किया हुआ है। कुछ हद तक रेंज बाउंड मूवमेंट काफ़ी पीरियड से चल रही है, बाकी मार्केट रिकवर हो गया, लेकिन बंधन बैंक का शेयर प्राइस कहीं ज़्यादा गया नहीं है। तो उनके सब मन में जो सवाल है कि क्या ये और टूट सकता है, या जो नए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये भी सवाल होगा कि क्या बंधन बैंक का शेयर प्राइस यहाँ से दौड़ सकता है। ओके, सो इन सवालों के ऊपर जवाब देने के लिए मैंने कुछ 3 इम्पॉर्टेंट बातें रेडी किए हैं जो हो सकता है इसके पहले किसी ने हाईलाइट नहीं किए हैं। ओके, सो याद रखिए, ये जो बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये जो भी बंधन बैंक की तरफ एज एन इन्वेस्टमेंट अगर सोच रहे हैं उनके लिए यूजफुल रहेगा, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो ट्रेडिंग एंगल से अगर बंधन बैंक की तरफ देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन ये हो सकता है आपके लिए कुछ खास इंटरेस्ट का ना हो। ओके, क्योंकि शॉर्ट टर्म शेयर प्राइस मूवमेंट किसी के बस में नहीं है। अल्टीमेटली मेरा बिलीफ यही है कि अगर बैंक का बिजनेस अच्छा करता है तो ऑटोमेटिकली उसका शेयर प्राइस भी उस दिशा में जाएगा। अगर बिजनेस अच्छा नहीं करता है तो शेयर प्राइस हो सकता है रिकवर कभी ना हो। ओके, सो याद रखिए, जो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं तो ये मैंने एज एन इन्वेस्टर सोच के आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो मैंने क्वार्टरली जो उनके नंबर्स आते हैं तो उसमें से उनके लोन्स एंड एडवांसेस और टोटल डिपॉजिट्स के फिगर्स का प्रोग्रेस आपके सामने रखा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए कि ओवर पिछले 2-2.5 साल का जो पीरियड है जिसमें कोविड की वजह से उनके बिजनेस में काफ़ी हद तक स्लो डाउन हुआ था, तो उसके बावजूद अगर आप देखें तो उनका लोन्स एंड एडवांसेस का फिगर भी एक अच्छा प्रोग्रेस दिखा चुका है पिछले 2.5 ईयर्स में, और डिपॉजिट्स का फिगर तो इनफैक्ट और भी ज़्यादा फास्टर स्पीड से ग्रो किया है। ओके, सो इनके हिस्टोरिकल ग्रोथ के मुकाबले भले ही स्लो हो, लेकिन ये स्पीड फिर भी एक डिसेंट स्पीड कही जाएगी। लोन्स एंड एडवांसेस का फिगर आप देखें तो 74,000 करोड़ से बढ़ के जो जून 2020 का फिगर है वहां से बढ़ के वो ऑलमोस्ट 98,000 करोड़ पे अब दिसंबर 22 में पहुंच चुका है। और वहीं डिपॉजिट्स का फिगर भी 60,000 करोड़ से बढ़ के 1,02,000 करोड़ पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो एक अच्छा खासा डिसेंट प्रोग्रेस दोनों फिगर्स दिखा रहे हैं। किसी भी बैंक के लिए ये 2 फिगर्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं उनका बिजनेस ग्रोथ इंडिकेट करने के लिए। सो इस मामले में बंधन बैंक का कोई भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। ओके, सो ये एक पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कलेक्शन एफिशिएंसी का, जो अभी मैं आपके सामने फिगर्स रखने वाला हूँ। और फिगर्स देखने से पहले कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है उसका एक जल्दी से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी हम कोई बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें उसका रिपेमेंट का ड्यू डेट्स दे देता है। रिपेमेंट साइकिल जो आपका रहेगा उसके ड्यू डेट्स के साथ अमाउंट्स दे देता है कि हर महीने कितनी तारीख को कितना अमाउंट आपको बैंक को पे करना है। तो वैसे ही जब बैंक की तरफ से आप सोचेंगे तो उनको भी पता रहता है कि हर महीने या हर क्वार्टर में उनको ओवरऑल कितना अमाउंट आना है। ओके, प्रिंसिपल रिपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट इन दोनों के कंबाइंड अमाउंट्स उनको कितने आने बनते हैं उनको पहले से पता रहता है। ओके, वो उनके जैसे जैसे लोन उनको इशू होते हैं उसके साथ ही वो रिपेमेंट साइकिल उनके पास रेडी रहता है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है कि जो भी किसी क्वार्टर में जो अमाउंट उनको आना है उसमें से कितना % एक्चुअली आया। ओके, सो ये फिगर कलेक्शन एफिशिएंसी बताता है। ओके, एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि सपोज बंधन बैंक को किसी एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ के रिपेमेंट्स आने हैं। ओके, उनके सारे कस्टमर्स से मिला के टोटल 10,000 करोड़ के अगर रिपेमेंट्स आने हैं उसमें से कुछ पोर्शन प्रिंसिपल रिपेमेंट रहेगा और कुछ पोर्शन इंटरेस्ट रिपेमेंट रहेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट रहेगा। तो अगर उस टोटल 10,000 करोड़ के जो ड्यूज है उनकी तरफ, उसमें से अगर उनको 9,000 करोड़ वापस आते हैं, एक्चुअल में पे होते हैं, तो कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो 90% कहलाएगा। ओके, 10% मिस हो गया।
सो 90% कलेक्शन एफिशिएंसी उस बेसिस पे कहा जाएगा। सो आपको अभी होपफुली एक आइडिया आ चुका होगा कि कलेक्शन एफिशिएंसी ये फिगर रीपेमेंट का पूरा जो नेचर है बैंक का उसको स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, और स्पेशली माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रीपेमेंट साइकिल्स पोस्ट कोविड काफ़ी वोलेटाइल रह चुके हैं। ओके, सो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनका कलेक्शन एफिशिएंसी का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। ओके, सो उस पर अब ध्यान डालते हैं। कोविड के बाद पहला जो एक साल था उस पीरियड में आरबीआई ने मोराटोरियम का परमिशन दिया था, यानी कि जो भी कस्टमर चाहे तो उनके जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट के जो अमाउंट्स है उसको पोस्टपोन कर दें। तो वो मोराटोरियम का बेनिफिट काफ़ी लोगों ने लिया था, इसलिए उस पीरियड में कलेक्शन एफिशिएंसी ऑब्वियसली स्पेशली माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में बहुत ही लो था। ओके, सो हम जून 21 ऑनवर्ड्स यानी कि मोराटोरियम खत्म होने के बाद वाला जो फिगर्स है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे जून 21 में कलेक्शन एफिशिएंसी बंधन बैंक का जो था वो सिर्फ 81% था। 81% एक काफ़ी पुअर फिगर है, क्योंकि अगर आपको 100 रुपीज़ आने थे उसमें से सिर्फ 81 रुपीज़ आ रहे हैं, यानी कि 19 रुपीज़ जो है वो आपके डिले हो चुके हैं, या फिर शायद हो सकता है उसमें से कुछ पोर्शन कभी ना आए। ओके, सो ये एक डर रहता है। सो 81% का जो कलेक्शन एफिशिएंसी फिगर है वो बहुत ही पुअर था उस वक्त जून 21 में, क्योंकि ये जस्ट मोराटोरियम खत्म होने के बाद वाला क्वार्टर था और अभी तक कोविड की वजह से जो भी इम्पैक्ट हुआ था वहां से अभी तक बहुत से लोगों के बिजनेसेस नॉर्मलाइज नहीं हुए थे। ओके, कुछ हद तक लोगों ने बिजनेस शुरू किए थे लेकिन वो हो सकता है नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल पे नहीं पहुंचे थे। तो इसीलिए बंधन बैंक के जो रीपेमेंट्स हो रहे थे कस्टमर्स से, तो वो सिर्फ 81% कलेक्शन एफिशिएंसी उस वक्त बता रहा था। लेकिन अरियर्स अगर इंक्लूड किए जाए, अरियर्स यानी कि जो पुराने ड्यूज थे वो अमाउंट कुछ कस्टमर्स पे कर रहे थे, तो वो अमाउंट अगर इंक्लूड किया जाए तो वो 98% हो गया था जून 21 में। तो 98% का जो कलेक्शन एफिशिएंसी फिगर है वो एक डिसेंट माना जाता है, यानी कि किसी भी बैंक के लिए 98-99% के लेवल पे अगर ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी हो तो वो एक डिसेंट फिगर माना जाता है। तो बंधन बैंक का जून 21 में ही ऑलरेडी 98% पहुंच चुका था। उसके बाद अगर आप देखें तो इंक्लूडिंग अरियर्स वाला जो फिगर है वो कंसिस्टेंटली 100% के ऊपर रहा है। इनफैक्ट दिसंबर 21 और मार्च 22 ये जो 2 क्वार्टर्स है, इन 2 क्वार्टर्स में तो वो कलेक्शन एफिशिएंसी का फिगर 150% के आसपास रहा है। सो एक बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट था जो मेरे ख्याल से किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया था। मेरे हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था हाईलाइट करने के लिए। इसके बावजूद बंधन बैंक को इतना नेगेटिव कवरेज क्यों मिला मीडिया में? तो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस मॉडल है हो सकता है मेजॉरिटी लोगों को समझ में नहीं आया है, या बैंक के जो प्रोविजनिंग के जो रूल्स रहते हैं वो भी मेरे ख्याल से बहुत लोगों को समझ में नहीं आए हैं। कि कोई भी कस्टमर अगर पुराने अमाउंट्स पे कर रहा है और करंट पेमेंट में थोड़ा डिले कर रहा है तो भी वो उसका जो लोन अकाउंट है वो स्ट्रेस पूल में या फिर एनपीए में जाने के चांसेस रहते हैं। ओके, वो जब तक पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हो जाते तब तक उस अकाउंट को स्ट्रेस पूल में से बाहर नहीं निकालते। सो ऐसे बहुत से लोगों के केस में हुआ था, बंधन बैंक के माइक्रो फाइनेंस के जो कस्टमर्स है उनके केस में, कि बहुत से लोग पुराने पेमेंट्स पहले पे करने की कोशिश कर रहे थे, पुराने ड्यूज पहले क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे और बाद में करंट ड्यूज में थोड़ा सा डिले के साथ पे कर रहे थे। तो इसीलिए बहुत से लोगों के अकाउंट्स अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुए थे जून, सितंबर, दिसंबर 21 इस पीरियड में। अब यहाँ से आगे धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो रेगुलर कलेक्शन एफिशिएंसी का फिगर है एक्सक्लूडिंग अरियर्स वाला, वो फिगर भी अब 90% के ऊपर कंसिस्टेंटली आ चुका है। ओके, 91 से लेके 94% की रेंज में आप देख सकते हैं पिछले 5 क्वार्टर से वो फिगर है। अभी भी बंधन बैंक के लिए उनके माइक्रो फाइनेंस का जो टोटल लोन बुक है उसमें से अराउंड 6 to 7% जो लोन बुक है वो एनपीए कैटेगरी में है, यानी कि उसमें से रिपेमेंट काफ़ी डिले के साथ आ रहे हैं या फिर कुछ केसेस में आ ही नहीं रहे हैं।
ओके। लेकिन जो बचे हुए कस्टमर्स है वो पुराने ड्यूज भी पे कर रहे हैं, उस वजह से अरियर्स के साथ अगर फिगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली 100%, 110% के ऊपर चल रहा है। तो जैसे ही और भी कुछ क्वार्टर्स अगर ये 100-110% के अगर ऊपर रहा तो मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे अकाउंट्स धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएंगे, और ये जो एक्सक्लूडिंग अरियर्स वाला जो कलेक्शन एफिशिएंसी का फिगर है ये भी इम्प्रूव होके मेरे ख्याल से 95% के ऊपर भी चला जाएगा। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हम लोग इस बारे में ध्यान डेफिनेटली रखेंगे। ओके, सो ये दो अभी तक इम्पॉर्टेंट बातें हो चुकी है। एक तो उनका ओवरऑल बिजनेस प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी डिसेंट पेस से चल रहा है, और दूसरा कलेक्शन एफिशिएंसी में जो इम्प्रूवमेंट आया है, और स्पेशली अरियर्स इंक्लूड करके अगर आप देखें तो वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो उस वजह से आने वाले क्वार्टर्स में हम बंधन बैंक के रिजल्ट जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होते हुए देखेंगे। अभी तक जो हाई प्रोविजनिंग चल रहा था वो प्रोविजनिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके लिए थर्ड पॉइंट जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर अब ध्यान देते हैं। वो बेसिकली है स्ट्रेस पूल वाले फिगर्स का प्रोग्रेस। ओके, स्ट्रेस पूल बेसिकली क्या है, तो जो भी लोन अकाउंट जो है माइक्रो फाइनेंस का जो लोन अकाउंट है जिसमें अगर एक दिन का भी डिले होता है, ओके, ड्यू डेट पे अगर अमाउंट पेमेंट नहीं आता है तो उस अमाउंट को वो स्ट्रेस पूल में डाल देते हैं। ओके, थोड़ा सा भी डिले होता है तो स्ट्रेस पूल में चला जाता है। फिर एक दिन का डिले हो, एक महीने का डिले हो, या फिर 6 महीने का डिले हो, वो सारे अमाउंट्स स्ट्रेस पूल में काउंट होते हैं। तो सितंबर 21 से लेके हम प्रोग्रेस देखेंगे। सितंबर 21 में बंधन बैंक का जो ओवरऑल स्ट्रेस पूल था वो आप देख सकते हैं 195 बिलियन रुपीस पे चल रहा था, यानी कि अगर हम क्रोर्स में बात करें तो 19,500 करोर्स था। तो ये एक बहुत ही हाई फिगर था, क्योंकि उनका ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस का जो लोन बुक है वो अराउंड 55 से 60,000 करोड़ के बीच था उस वक्त। तो उसमें से अगर 1/3 पोर्शन यानी कि नियरली 33% ऑफ द लोन बुक जो है वो स्ट्रेस पूल में जा चुका था उस वक्त। ये ऑब्वियसली मोराटोरियम खत्म होने के बाद सिर्फ दूसरा क्वार्टर था, उस वजह से स्ट्रेस पूल का फिगर बहुत ही हाई था। अब वहां से प्रोग्रेस कैसे हुआ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और उससे भी हमें एक अच्छी खासी आइडिया आ जाएगी कि आगे क्या होने वाला है बंधन बैंक के बिजनेस में। सो 195 बिलियन से वो फिगर दिसंबर 21 में ड्रॉप होके 170 बिलियन पे आ चुका था, यानी कि यहाँ पे ही कुछ 2,500 करोड़ रुपीस का ड्रॉप आ चुका था। एक अच्छा खासा डिसेंट ड्रॉप है एक ही क्वार्टर में, याद रखिए एक ही क्वार्टर की यहाँ पे बात हो रही है। अब चलते हैं अगले क्वार्टर में, यानी कि मार्च 22 के प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि वो फिगर 170 बिलियन से ड्रॉप होके 119 बिलियन पे आ चुका था, यानी कि यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ से ड्रॉप हो चुका था। और याद रखिए हमने कलेक्शन एफिशिएंसी का जो फिगर देखा था दिसंबर 21 क्वार्टर और मार्च 22 क्वार्टर, ये दो क्वार्टर्स में ओवरऑल जो कलेक्शन एफिशिएंसी था वो 150% के नजदीक था। तो वो भी एक रीजन है जिस वजह से ये शार्पली ड्रॉप हुआ है स्ट्रेस पूल का फिगर। अब यहाँ इसके अगले क्वार्टर में थोड़ा सा ये फिगर जो है वो स्टेबिलाईज होते हुए दिख रहा है। जून 22 में 119 बिलियन से 121 बिलियन पे यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ है, थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, और उसका मेन रीजन है फ्लडिंग। आसाम में काफी हद तक फ्लडिंग हुआ था उस वक्त, और उस वजह से आसाम का जो मेजर कस्टमर बेस है बंधन बैंक का, उनके रीपेमेंट साइकिल्स फिर से कुछ हद तक डिस्टर्ब हो गए, और इसीलिए वहां पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस पूल का फिगर है वो ड्रॉप नहीं हुआ, मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। लेकिन जून 22 के बाद अगले क्वार्टर में सितंबर 22 में फिर से ड्रॉप होना शुरू हो गया। वो स्ट्रेस पूल का जो फिगर है वो 121 बिलियन से ड्रॉप होके 95 बिलियन पे आ गया, यानी कि यहाँ पे भी कुछ 2,500 करोड़ रुपीज से ड्रॉप हो चुका है, डिस्पाइट आसाम फ्लड्स का जो इम्पैक्ट है उसके बावजूद। ओके, सो ये एक अच्छी बात है कि बंधन बैंक का जो स्ट्रेस पूल का फिगर है जो एक साल पहले सितंबर 21 में 195 बिलियन पे था, वो एक साल बाद सिर्फ 95 बिलियन पे आ चुका था, लेस देन हाफ पे ऑलरेडी आ चुका था। और अब दिसंबर 22 का फिगर देखते हैं लेटेस्ट। दिसंबर 22 में वो फिगर और भी ड्रॉप होके 76 बिलियन पे आ चुका है, यानी कि 7,600 करोड़ रुपीस पे आ चुका है। अब उनके ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस का जो लोन बुक है उसका मेरे ख्याल से ये जो अमाउंट है ये कुछ
14-15% के आसपास रहेगा। ओके, सो काफ़ी हद तक उनका जो स्ट्रेस पूल जो 33% के आसपास चल रहा था, वो अभी ड्रॉप होके सिर्फ 14 या 15% के आसपास रह चुका है। ये एक बात है कि माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस में हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बंधन बैंक कंसिस्टेंटली उनके नॉन माइक्रो फाइनेंस जो बिजनेसेस है, रिटेल लोन्स है, कॉरपोरेट लोन्स है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहा है एग्रेसिवली, और उस केस में उनका ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है। सो इसका भी ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, यानी कि एक तरफ उनका माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, लोन बुक में जो बैड लोन्स का जो फिगर्स थे वो ड्रॉप हो रहे हैं, प्रोविजनिंग ऑलरेडी वो कर चुके हैं, काफ़ी हद तक उनका जो एनपीए इशू है उससे ज़्यादा उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से आगे मोस्ट प्रोबेबली उनको बहुत बड़े प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इनफैक्ट ये जो रीपेमेंट्स आ रहे हैं अरियर्स के साथ, उस वजह से उनका जो पुराने एनपीए का प्रोविजनिंग ऑलरेडी हो चुका है वो राइट बैक होने के भी चांसेस है, और उस वजह से प्रॉफिट में भी बूस्ट मिलने के काफ़ी हेल्दी चांसेस है। ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में याद रखें तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक की रिजल्ट्स को इम्प्रूव होने के लिए बहुत बड़ा स्कोप दिख रहा है आने वाले क्वार्टर्स में, और जैसे ही रिजल्ट्स अच्छे दिखना शुरू हो जाएंगे डेफिनेटली शेयर प्राइस में भी हम काफ़ी बड़ी रैली देख सकते हैं। पिछले 2 साल का और 2.5 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है, हो सकता है आने वाले 1 साल या आने वाले 2 साल में वो पूरी तरह से रिकवर कर ले, और बिजनेस जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करते जाएगा वैसे वैसे बंधन बैंक का भी वैल्यूएशन इम्प्रूव होगा। ओके, सो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखिए। यहाँ से आगे भी मैं क्वार्टरली उनके प्रोग्रेस जो है उसके ऊपर मैं नज़र रखने वाला हूँ, और रेगुलरली आपके लिए अपडेट्स भी लाते रहूँगा। ओके, सो अगर आप बंधन बैंक में इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मेरी इन बातों पे डेफिनेटली ध्यान रखिए। थैंक यू।